वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 14 रेस्पायरेशन है, आज हम लोग ये स्टार्ट करने लगे। तो रेस्पायरेशन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। अब रेस्पायरेशन जो है, इट अकर्स एट द टू लेवल्स। एक वो वाली रेस्पायरेशन होती है जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हो रही है, और एक वो वाली रेस्पायरेशन है जो सेलुलर लेवल के ऊपर हो रही है। वो वाली रेस्पायरेशन जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं, कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं? एयर को इनहेल करते हैं, इसे हम कहते हैं इनहेलेशन। और एक हम क्या करते हैं कि जिसके अंदर एयर को एक्सेल करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलेशन कहते हैं। तो वो वाली रेस्पायरेशन जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। इसे हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन भी कहते हैं। इसे हम वेंटिलेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि यूज होती हैं उस रेस्पायरेशन के लिए जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर हो रही है। अब वो वाली रेस्पायरेशन जो सेलुलर लेवल के ऊपर हो रही है, इसे हम इंटरनल रेस्पायरेशन भी कहते हैं। अब इंटरनल रेस्पायरेशन या फिर सेलुलर रेस्पायरेशन जो है, इसके अंदर क्या होता है कि लेट्स सपोज के ये हमारे पास कोई सा भी एक सेल है, और इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? फूड प्रेजेंट है। लेट्स सपोज दैट फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और इसके अंदर कौन से बॉन्ड्स हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। So these carbon hydrogen bonds, they are broken down through oxidation reduction reaction. So as a result, carbon dioxide is released, water is released, and energy is released in the form of ATP. So वो वाली respiration जो सेल लेवल के ऊपर हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। अब ये जो हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन है, ये जो हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन है, ये फर्दर हमारे पास इसकी दो कैटेगरीज है। एक हमारे पास वो वाली रिस्पायरेशन है जिसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन। और एक हमारे पास है एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन कौन सी होती है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन कौन सी होती है? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही होती है। दोनों रिस्पायरेशन के जो एंड प्रोडक्ट होता है, उसमें हमें क्या मिलती है? एटीपी मिलती है। लेकिन सेलुलर रिस्पायरेशन में ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, इसमें हमें टोटल 36 एटीपीज मिलते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, और 38 एटीपीज मिलते हैं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में जो हमें टोटल एटीपीज मिलते हैं,
वो हमें टोटल कितने मिलते हैं, 2 ATPs मिलते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो हमारा मेन फोकस होगा वो वाली रिस्पायरेशन के ऊपर होगा जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर हो रही है, जिसके अंदर हमने सिंपली ये डिस्कस करना है कि हम लोग एयर को कैसे इनहेल करके जाते हैं, वो एयर कैसे लंग्स के अंदर जाके एक्सचेंज होती है, और फिर वो वाली एयर को हम दोबारा कैसे एक्सेल करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। अब बच्चे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है? एक ऐसी सरफेस होती है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? द सरफेस फ्रॉम वेयर द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। एक ऐसी सरफेस होती है जहाँ से गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसके अंदर मस्ट होनी चाहिए। अगर एक ऐसी रेस्पिरेटरी सरफेस है जिसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, अगर ये है तो वहाँ से गैसेस का जो एक्सचेंज है वो बेस्ट होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ कि वो क्या होनी चाहिए कि रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो गैसेस हैं वो मॉइस्चर के अंदर डिसॉल्व होती हैं और फिर जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस को क्रॉस करती हैं। सो इट शुड बी मॉइस्ट एंड द परमिएबल। उसकी परमिएबिलिटी होनी चाहिए, वो परमिएबल होनी चाहिए ताकि गैसेस जो है वो वहाँ से रेस्पिरेटरी सरफेस से इजीली क्रॉस कर सके। सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इट शुड बी थिन, बारीक होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बारीक रेस्पिरेटरी सरफेस होगी उतना ज़्यादा जो गैसेस का एक्सचेंज है वो इजीली हो सकेगा। तो ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस जो थिन है ये तकरीबन 1 मिलीमीटर या इवन के इससे भी कम होनी चाहिए, क्योंकि जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है उसके अंदर बेसिकली जो मेन फिनोमेना है वो है डिफ्यूजन का प्रोसेस है। तो हमें पता है कि जो डिफ्यूजन जो शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए होता है वो बेस्ट काम करता है। तो दैट्स वाई जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट शुड हैव द लार्ज सरफेस एरिया। कि जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना मैक्सिमम गैसेस का एक्सचेंज जो है वो हो सकेगा। अब हमें पता है कि जितनी चीज़ें छोटी होती जाती हैं उनका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जितनी चीज़ें छोटी होती जाती हैं उनकी जो साइड्स हैं वो एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज होती जाती हैं। तो जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो अल्वियोलाई हैं उनका साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है और उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो इट शुड हैव द लार्ज सरफेस एरिया। नेक्स्ट, इट शुड बी द हाईली वेस्कुलर। हाईली वेस्कुलर का मतलब ये है
कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास अल्वियोलाई है, जो कि हम डिस्कस करेंगे जिसका स्ट्रक्चर लंग्स के अंदर। तो इस अल्वियोलाई की सराउंडिंग के ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। सो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वहाँ से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो बेस्ट हो सके, मैक्सिमम हो सके। सो इट शुड बी हाईली वेस्कुलर। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है दैट it should have the good ventilation system, कि एक प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। इस वेंटिलेशन सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है कि ये क्या करता है कि इट मेंटेन द स्टीप डिफ्यूजन, it maintain the steep concentration gradient across the membrane। इसका फ़ायदा ये होता है गुड वेंटिलेशन सिस्टम का, जैसे ह्यूमंस के केस में क्या कि हम इनहेल करते हैं चीज़ों को और फिर वही वाली जो गैसेज हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। लेट्स सपोज कि जब हम इनहेल करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके ब्लड वेसल्स के अंदर आती है, और ब्लड वेसल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करके अल्वियोलाई के अंदर आती है। तो एक गुड वेंटिलेशन मैकेनिज़्म होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, जो कि हमारे पास जो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो मैक्सिमम करवा सके। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस की प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।